अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान इकरामुल अज़ोरिया। आज इस खुसूसी व्लॉग में किताब के हवाले से बात की जाएगी और किताब भी ऐसी कि जिसके हवाले से पूरे चाइना का एक विज़िट जो है वो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप खुद कर रहे हैं। जैसे जैसे वो तहरीर पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे। किताब इस वक्त मेरे पास मौजूद है। नाज परवीन साहिबा इसकी मुसन्निफ़ा हैं, मेरे साथ मौजूद भी हैं। उनसे भी आज इस किताब के हवाले से, ख़ास तौर पर चाइना के सफ़र के हवाले से सवालात जो है वो पूछेंगे। चाइना का सफ़र जो है उसकी कुछ यादें इनकी जो हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। नाज परवीन साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब जो है वो लिखी है, अपना जो सफ़रनामा है उसके हवाले से ये बताइएगा कि जब आपने विज़िट किया, ख़ासतौर पर चाइना की तरक्की को आपने कैसे देखा। अगर चाइना की तरक्की को पाकिस्तान के साथ अगर जो है वो उसका मवाजना किया जाए और पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त तस्वर किया जाता है चाइना को, तो हमें चाइना से क्या सीखना चाहिए। ऐसे कि दिसंबर 23 में मुझे मौका मिला चाइना के 10 दिन के दौरे का, और मैंने अपनी किताब के हर चैप्टर में इस बात का जिक्र किया है कि चाइना हमसे 2 साल के बाद वहाँ पर इस्लाहात नाफिज हुई और 1949 में, और अब हमसे चाइना जो है वो 100 साल से ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। चाइना में हम बीजिंग गए, हम चेंजू गए, फिर शिनजान गए, शिनजान में काशगर गए, उर्मची गए। हर जगह पर हम हैरान परेशान थे उनकी तरक्की को कि हमसे इतनी ज़्यादा तरक्की उन्होंने कैसे कर ली। और बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग सच्चा मुहिब वतन, तो मेरे दिल में हर जगह पर एक होप उठती थी कि ये भी तो हमारी तरह के इंसान हैं, हमारी तरह के। लेकिन जब यूरोप और अमेरिका को जब हम देखते हैं तो हम उनको कहते हैं जी वो बहुत तरक्की याफ्ता अक़वाम है, ठीक है। लेकिन चाइना को देखकर हम कहते थे कि ये तो हमारी तरह के एशियाई लोग हैं, हमारे साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है, हमारी तरह के आम से लोग हैं। और फिर चाइना में गुर्बत का एक वक्त वो भी था कि हमारे पास एक बड़े फेमस राइटर आए, तो उन्होंने हमें बताया कि पूरे गांव के पास सिर्फ एक पहनने की चप्पल होती थी। पूरे गांव के पास एक कब की बात? ये 1949 से पहले की बात है। और वहाँ पर शदीद गुर्बत थी, शदीद गुर्बत। लेकिन उसके बाद आप देखें तो वहाँ पर एक इनकलाब आ गया और जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। और मैं चूँकि चाइना विंडो का इदारा चलाती हूँ, वहाँ पर हमारे पास लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग विज़िट कर चुके हैं। उनको हम ब्रीफ करते हैं चाइना के बारे में। तो उसमें फिर मैंने उन लोगों को वो बताया, रीज़न्स बताया, क्योंकि रिसर्च किया कि ये क्या वजह है। तो आप देखिए कि हम ज़्यादातर अपने लीडर्स को हम करते हैं ना, दोस्त है, ब्लेम उन पे देते हैं। लेकिन चाइना जाके एहसास हुआ, सबसे पहले जिस टीम ने हमारा पूरा टूर दखल दिया था, वो लोग रात को हमें 11-12 बजे जब छोड़ते थे और सुबह जब हम नाश्ते के लिए 6-7 बजे आते थे तो हमसे पहले वो पहुँचे थे। और 10 दिन के अंदर एक मिनट उन्होंने प्लान किया हुआ था। और 7 से 8 लोगों की टीम हमारे साथ थी और यंग लड़के लड़कियाँ। उनमें से कभी भी कोई किसी को नहीं कहता था कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने उसका पूछा। हर एक को अपनी ड्यूटीज़ की पता था, हर एक को पता था कि उसका क्या काम है। और एक जिसे कहते हैं ना कि प्योर डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे थे। दूसरा फिर मैंने अपनी किताब में बाहर जिक्र किया कि चीनी को हम घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं। और ये मेरी बड़ी दुखती लग है कि हमारे अपने सेंटर में भी लोग हमें कहते हैं कि हम विज़िट के लिए आना चाहते हैं, हम 12 बजे आएंगे, 2 बजे तक हम बैठे रहते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, कॉल करते हैं, जी हम ज़रा मसरूफ़ हैं, अभी पहुँच जाएंगे। ये मिनहसुल कौम हमारा मिसाल बन चुका है। तो मैंने इसमें किताब में ये भी जिक्र किया, उसमें यह कि चीनी कौम जो है वो सूरज के साथ जाती है और शाम होती है अपने काम बंद कर देती है। तो सुबह के वक्त जब हमारे यहाँ बाज़ार बंद होते हैं, जब मैंने हर जगह पे कंपेयर किया ना कि हमारे बाज़ार बंद, हमारे कारोबार बंद, हमारे दफातर में लोग 9-10 बजे पहुँचते हैं, वहाँ पर सुबह 6 बजे मैं अपने होटल की खिड़की से देखती थी तो ज़िंदगी रवां दवां, बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लोग जा रहे हैं, दुकानें खुली हैं, कारोबार खुले हैं सुबह के 6 बजे। और 7 बजे तक सब मार्केट सॉन्ग में खुल जाते हैं। 7 बजे चाइनीज़ जो लोग हैं वो अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में मौजूद होते हैं और दिन को पूरे 12 बजे लंच करते हैं। 12 से 1 बजे का टाइम होता है लंच का, खूब इत्मीनान से लंच करते हैं। उसके बाद शाम को 4 से 5 बजे तक वो ऑफ करते हैं, भरपूर एक दिन गुजारते हैं। उसके बाद वो थके होते हैं, शाम में घर जाते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं और फिर उसके बाद रात को अर्ली सो जाते हैं। 8 से 9 घंटे की नींद लेते हैं और फ्रेश सुबह उठते हैं। इसीलिए वो अपने तमाम काम एक, और ये आदतें सिर्फ चंद लोगों की नहीं है, ये पूरी कौम पूरी कौम की है। पूरी कौम की है।
जैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि चेंगडू में हम गए तो वहाँ पर अब शाम का वक्त था, शाम के 6 बजे थे। अब इस वक्त में तो लोग वहाँ पर चिल करती हैं ना, तो हम एक सकाफती एक मरकज़ था वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक बड़ा दरख्त था और उसके गिर्द मैदान था। वहाँ पर बूढ़ी ख़वातीन 60 और 70 प्लस हल्का सा म्यूज़िक लगाए, उसको टाइची कहते हैं, वो वहाँ पर वो टाइची प्रैक्टिस कर रही थी, स्लो रिदमेटिक डांस। उन्होंने हमें भी इशारा किया और हमें भी साथ शामिल कर लिया और हमने वहाँ उसको इतना एंजॉय किया और वो इतना रिलैक्सिंग था। तो हमें बताया गया कि यहाँ पर लोग शाम को 6 से 7 बजे इस तरह से घरों से निकलते हैं और वो इस तरह की लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं। इसी तरह से जब सुबह उठते हैं तो वहाँ पर वो ये नहीं कहते कि पार्कों में जाएँ या वो अपने घरों के बाहर अपनी सड़कों पे इकट्ठे इज्तमाही तौर पर चाइना की सबसे बड़ी बात इज्तमाहीत है कि इकट्ठे होकर जो काम करना है उन्होंने इकट्ठे होकर करना है, कोई अपने लिए नहीं सोचता। तो इज्तमाही तौर पर तो वहाँ पर वो सुबह के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बच्चे भी, औरतें भी, बूढ़े भी, मर्द भी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई कि हमारे यहाँ जैसे 51% ख़वातीन हैं और आबादी का, और जिनमें 1% से भी कम जो है वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेते हैं प्रैक्टिकल। वहाँ पर चाइना में मैं जहाँ भी गई, चाहे बीजिंग, चाहे चेंगडू, चाहे मुझे चाहे काशगर, मुझे ऑफिसेस में, होटल्स में, बाज़ारों में, फैक्ट्रीज़ में, जिनका इदारों का हमने दौरा किया, मेजॉरिटी में ख़वातीन काम करती हैं। तो ज़ाहिर है कि एक ऐसा मुल्क यहाँ पे ख़वातीन जो है वो तरक्की में अपना हिस्सा अदा बिल्कुल, वहाँ पर हाउस वाइफ की टर्म खत्म हो चुकी है। हर चाइनीज़ औरत जो है वो काम करती है। तो जाहिर है एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हर शहरी जो है वो मसरूफ़ है, तो वो क्यों ना तरक्की करे। अच्छा, ये तरक्की की तो आपने मिसालें दे दी और वहाँ का जो उनका लाइफस्टाइल है वो तो आपने बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक तासुर ये भी पाया जाता है और एक बार आपको गंडा जो है वो भी सुनने में आता है कि वहाँ पर जो मुसलमान है ख़ासतौर पर उनका जो हालत ज़ार है और वहाँ पर जो उनके जो उन पर तशद्दुद के वाक़यात हैं या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बड़ी हाईलाइट की जाती हैं। आप क्योंकि वहाँ पे विज़िट कर चुकी हैं, किताब भी लिखी है, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वहाँ पर पाकिस्तान का जो मुसलमान है ख़ासतौर पर उनकी रहन सहन कैसा है, उनके हालात कैसे हैं। देखिए हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो अपने मुल्क में अपने शहरियों की जान की हिफाजत करे, अपना कानून जो है उस पर अमल दरामद करे। अगर कोई शख्स ऐसे हरकतें करता है जो मज़हब का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मज़हब की आड़ में वो दहशत गर्दी फैलाता है, आम मासूम लोगों को मारता है, बम ब्लास्ट करता है। बीइंग पाकिस्तानी हम इन सब चीज़ों से बहुत वाकिफ़ हैं और मैं जो पेशावर से आई हूँ हमारे यहाँ पर ये एक बहुत आम बात है। तो चाइना में भी जो शिनजियांग जिसे बोलते हैं शिनजांग का सुबह वहाँ पर भी कुछ लोगों ने मज़हब की आड़ में अलहदगी पसंद तहरीकें की, लेकिन उन्होंने मज़हब की आड़ में वहाँ पर बम ब्लास्ट भी किए, आम शहरियों को भी मारा, दहशत गर्दी के बेशुमार वाक़यात हुए। उस पर चाइनीज़ हुकूमत ने फिर आहिनी इक़दाम उठाए क्योंकि वो किसी भी तरह ये नहीं चाहते थे चाइनीज़ हुकूमत कि ये अलहदगी पसंद मज़हब की आड़ में पूरे इलाके के सुकून को बर्बाद कर दें। वो आने इक़दाम मगरिब की आंखें चुकती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हर हुकूमत को यह हक़ हासिल है कि वो अपने आवाम की जान माल की हिफाजत करे। उन आने इक़दाम का नतीजा क्या हुआ कि 6 से 7 साल के अरसे में शिनजियांग का वो इलाका जो दहशत गर्दी की लपेट में था वहाँ मुकम्मल तौर पर अमन अमान कायम हो गया। और आपको पता है कि जब अमन अमान कायम हो तो मईशत को बहुत तरक्की करती है, लोग तो बहुत खुशहाल होते हैं। फिर उसके बाद चीनी हुकूमत ने खुसूसी तौर पर देखिए सबसे अहम बात जो मैंने वहाँ महसूस की वो प्लानिंग, हर चीज़ को मनसूबाबंदी के तहत किया जाता है। वहाँ पर भी उन्होंने रिसर्च की कि इस इलाके में क्यों लोग मुलविस हुए, इनके प्रोपेगेंडे में क्यों आए सेपरेटिस्ट में। तो उन्होंने फिर किया कि यहाँ पर लोगों की माशी हालत अच्छी नहीं हुई। अब चाइनीज़ हुकूमत ने गुज़श्ता 20 से 30 सालों के दौरान अपने जो सरमायाकार हैं उनका रुख जो है वो शिनजियांग प्रोविंस की तरफ मोड़ दिया है। शिनजियांग अब चीन का तेज़ी से एक तरक्की करता हुआ सूबा है। ये नहीं हम कह सकते हैं इसको अगर हम मवाजना इसका करें बलूचिस्तान के साथ, तो बलूचिस्तान की सूरत हाल भी वैसी है जैसे आप चाइना के सूबे की बात कर रहे थे। और वहाँ पे अब कैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इस वक्त आप पॉलिसी साथ इदारे में मौजूद भी हैं, यहाँ पे आप उठते बैठते हैं, तो कैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए खासतौर पर बलूचिस्तान के बारे में। बिल्कुल आपकी बात थी कि देखें जब लोग मैंने जो अपने सफ़रनामे का नाम रखा है ना शिनजियांग के खुशहाल लोग, जब वो खुशहाल हो गए
मुतमईन हो गई, मीशत तरक्की करनी शुरू हो गई, ज़िंदगी की सहूलतें उनको मिलना शुरू हो गई। मैंने आपको बताया कि देहात में भी मैं गई, उनके देहात भी बहुत तरक्की है, उनके किसानों की हालत बहुत अच्छी है, उनके किसानों की जो प्रोड्यूस है वो वहीं पर। एक हमारी वहाँ पर एक इन्वेस्टर से मुलाकात हुई, बहुत बड़ा फैक्ट्री वहाँ पर जो ओनर थे वो बीजिंग से आए थे, वो बीजिंग में रियल इस्टेट का काम करते थे। वो अपना तमाम सरमाया लाकर उन्होंने शिनजान में इन्वेस्ट किया। काशगरों में उन्होंने खेतों के पास, बागात के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई और वहाँ से वो प्रोड्यूस लेते थे और वहीं पर उसी फैक्ट्री में प्रोसेस करके उनकी चान, चटनियाँ, चार मुरब्बे बना के और पूरी यूरोप में भी और पूरे चाइना में भी वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। और उस फैक्ट्री में हमें बताया गया कि 50 to 60% शेयर जो है वो किसानों के हैं। तो आप सोचें कि एक किसान को जब डायरेक्ट उसकी फसल जो है जब कटती है वहीं से उठा लिया जाता है और उसको फिर बाकायदा उसका शेयर भी मिलता है, उसकी वो एक्सपोर्ट होकर भी दूसरे मुल्कों में भी जाती है और उसको फ़ायदा भी मिल रहा है, तो वो लोग क्यों नहीं मुतमईन होंगे। और ये बलूचिस्तान की सूरत हाल का वाज़ेह जवाब है कि लोग जब गैर मुतमईन होते हैं, जब आप उनको सहूलतें नहीं देते, जब मईशत उनकी तरक्की नहीं करती, जब उनमें महरूमी का एहसास होता है, हकूक़ उनके नहीं होते, तो ज़ाहिर है कि फिर लोग खुद ब खुद जो है वो दहशत गर्दों की और जो अलर्जी पसंद तहरीकें हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप चाइना के इस सफ़रनामे और ख़ास तौर पर अगर ये किताब पढ़ना चाह रहे हैं तो इस हवाले से चाइना की जो इन्फॉर्मेशन और ख़ास तौर पर जो सफ़रनामा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पर आज का ये वीलॉग जिसमें मुसन्नफ़ा के साथ आपकी गुफ्तगू जो है वो भी शेयर की गई, मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।